मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो स्वीकार्य नहीं है। जिस तरह उन्होंने लोगों को डराने का काम किया है और जिस तरह वो पीठ थपथपाते कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, वो तो कहीं नहीं है। सामूहिक लोगों को मारा जा रहा है, मार के लटकाया जा रहा है, तो उस पर तो कानून व्यवस्था तो फेल है, वो बिल्कुल फेल है। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेल है और उनके दावे और वादे हवाबाजी। चंद्रशेखर रावण ने सीएम योगी और कानून व्यवस्था पर साधा निशाना, अफजाल अंसारी को सुनाई खरी खोटी। योगी आदित्यनाथ तो प्रधान भी नहीं हो सकते वाले बयान पर सपा सांसद अफजाल अंसारी को चंद्रशेखर ने दिखाया आईना। चंद्रशेखर बोले, मुसलमानों को भाजपा जानबूझकर कर रही है परेशान, जनता देगी जवाब। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इस बार 5 कौड़ी मुकाबला देखने को मिल रहा है। मैदान में सत्तारूढ़ बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है और आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है। क्षेत्रीय दलों में इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी भी सत्ता के समीकरण बनाने के लिए दाव पेच लगा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल ने इस बार गोपाल कांडा की हिमाचल लोक शक्ति पार्टी और बसपा से अलायंस किया है। जननायक जनता पार्टी ने भी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम से गठबंधन किया है। यानी दोनों प्रमुख क्षेत्रीय दल दलितों को साधने की कवायद कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां किंग से ज्यादा किंग मेकर बनने की रेस में लगी हुई हैं। दरअसल हरियाणा पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद से मीडिया कर्मी ने अफजाल अंसारी के बयान कोट करते हुए पूछा कि अफजाल अंसारी कहते हैं कि सीएम योगी तो प्रधान बनने लायक भी नहीं है। इस बयान का जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने अफजाल अंसारी के बयान पर निजी बयान बता दिया। वहीं उन्होंने कहा कि लेकिन ये गलत है, अगर जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, इतने लंबे समय से वो हैं, वो प्रदेश चला रहे हैं, इस तरह की बातें करना गलत है। लेकिन अफजाल अंसारी कहते हैं कि वो प्रधान बनने लायक और गांव की सरकार चलाने लायक नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। जबकि वो लंबे समय तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वहीं चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहते हैं वो डिक्टेटरशिप करते हैं, तानाशाही करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, किसी संवैधानिक पद बैठे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वहाँ चंद्रशेखर कहते हैं कि वो अपनी कार्यशैली से लोगों को डराने का काम करते हैं और तो और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कहा कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लोगों को गोलियां खानी पड़ रही हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, सामूहिक लोग मारे जा रहे हैं और कानून व्यवस्था फेल है। इनके दावे हवा हवाई है। वहीं केजरीवाल और मोहन भागवत पर वो बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल ने मोहन भागवत को पत्र लिखते हुए पूछा है कि जिन पर ईडी का छापा पड़ता है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह साफ होकर आते हैं। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसी दौरान चंद्रशेखर कहते हैं कि वो मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस और बीजेपी की सोच मिलती जुलती है। भाजपा चाहती है कि वो पोलराइजेशन, हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती रहे। इस दौरान चंद्रशेखर क्या कुछ कहते नजर आए। पाठ करने वाले हो सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि वो गांव के प्रधान बनने लायक भी नहीं है। ये अफजाल जी का अपना निजी बयान है। जिस व्यक्ति को जनता ने चुना है और जो लंबे समय से 7 साल से सरकार चला, वो अलग है कि हम उनकी नीतियों के विरोध करते हैं, लेकिन संवैधानिक ताकत उनके पास है, जनता ने उनको मैंडेट दिया है। तो इस तरह की बातें करना मैं समझता हूँ कहीं तक मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये अलग है कि वो जिस तरह की डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरह से जाति धर्म को टारगेट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसा किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उसको प्रदेश की जनता को सबको अपना व्यक्ति समझना चाहिए। लेकिन पार्टी आधारित और जाति आधारित और धर्म आधारित राजनीति जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन मैं ये कह दूं कि वो प्रधान गाँव की सरकार चलने लायक नहीं, तो ऐसा नहीं है। वो लंबे समय जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उनकी कार्यशैली से जिस तरह उन्होंने लोगों को डराने का काम किया है और जिस तरह वो पीठ थपथपाते कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, वो तो कहीं नहीं है। बताइए कहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है? हम जैसे लोगों ने गोली खाई है और देश में अभी प्रदेश में अभी भी तमाम जो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि रोज महिलाओं पर राजधानी में हो रहा है। जो जिनको स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी उन क्या नाम शहरों में हो रहा है। बहन बेटों पर रेप हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक लोगों को मारा जा रहा है, मार के लटकाया जा रहा है। तो उस पर तो कानून व्यवस्था तो फेल है, वो बिल्कुल फेल है। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेल है और उनके दावे और वादे हवाबाजी है। कर्नाटक सरकार ने एक फैसला लिया है कि बिना परमिशन के अब सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी और इस तरह की चीजें नहीं हो पाएगी। लगातार जिस तरह से सेंटर ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, सरकारों में भय। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि क्योंकि हम संघ का हिस्सा हैं, राज्यों के संघ से केंद्र बना है, तो केंद्र को ताकत है। अगर
कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें स्टेट भी कभी कभी जो है अपना बचाव करने का काम करती है, तो अक्सर जो है सेंटर जो है उसको, जैसे हाई कोर्ट अगर किसी मामले में काम नहीं कर पाते, सुप्रीम कोर्ट को ये राइट्स है कि वो सुमोटो ले सकती है, किसी मामले सुमोटो ले सकती है। तो जिस तरह से भाजपा की सरकार कार्यशैली रखी गई, तो सिर्फ सरकारों में डर है कि वो सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए शायद सरकार ने ऐसा सोचा होगा। बाकी सरकार ने जो सोचा है वो अपने हितों को ध्यान में रखते, अपने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते सोचा होगा। अभी आपने एजेंसियों की बात की, अरविंद केजरीवाल भी लगातार आरएसएस एजेंसियों को टारगेट करते रहते हैं। उन्होंने भी मोहन भागवत जी को एक पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि एजेंसियों का जो है दुरुपयोग रुकना चाहिए। कैसे कितने लोगों पे ईडी ने छापा डाला और वो कन्वेंशन रेट क्या है, कितने लोगों को उसमें जो है गिल्टी पाया गया, ये देखने से, ये सीबीआई के छापों से, और कई बार जो लोग भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं वो बिल्कुल जो है वो वॉशिंग मशीन से साफ होकर आ जाते हैं, फिर उनको ना सीबीआई छूती ना ईडी छूती। कई बार ऐसा देखा गया है। इससे ये एक चिंता तो बनी हुई है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं कहूँगा कि हर आदमी जो जिम्मेदार है संवैधानिक पदों पर, उनकी गरिमाएं होती हैं और उनको अगर कुछ महसूस होता है, वो कहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। ये सिर्फ इसी सरकार का हाल नहीं, पिछली सरकारों ने भी बहुत सारे नेताओं पे सीबीआई लगा के जो है और उनको जो है जबरदस्ती उनसे मत अपने खेमे में लेने का प्रयास किया है। ऐसा उदाहरण हमने जो है ये एनडीए से पहली सरकारों में भी देखा है, जब मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी को बिना शर्त समर्थन करना पड़ा। ये यूपी की सरकारों में भी हमने देखा है। तो एजेंसियों का दुरुपयोग किसी छिपा हुआ नहीं, जो पावर में होता है एजेंसियों का दुरुपयोग करता है। और जब ये विपक्ष था तो ये आरोप लगाता था, अब दूसरा विपक्ष। और मैं तो कहता हूं दोनों ही सरकारों को, जब यूपी की रही हो एनडीए की, किसी को भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इससे लोगों के अंदर जन भावना जो है वो उनको ठेस पहुंचती है और उनको लगता है कि जिन एजेंसियों के जरिए न्याय होना था वो भी अब कठपुतलियां बन गई। उत्तर प्रदेश की तरह ही हिमाचल के अंदर भी जो दुकानें हैं उनके ऊपर नाम लिखने का एक ऑर्डर जारी हुआ था, जिसे अब वहां की हिमाचल सरकार ने वापस ले लिया है। हिमाचल की कांग्रेस की सरकार मुझे भाजपा की सरकार से अलग नहीं दिखाई देती। जिस तरह की उनकी कार्यशैली और जिस तरह से वहाँ मुसलमानों पे जानबूझ के जो है उनको परेशान किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को कुचला जा रहा है, तो कई बार ऐसा लगता है कि हिमाचल कांग्रेस या उनकी सोच जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती है। उन्होंने ये ऐसा फैसला लिया क्यों और फिर उसको वापस लिया क्यों? ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का काम किया है। जो भाजपा चाहती है कि ये पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती रहे, उसी का एक हिस्सा जो है मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की गवर्नमेंट बन रही है। मैं इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर रह के सब लोग किसी जाति धर्म के हों, उनको धार्मिक जो है अपनी पूजा प्रार्थना करने का भी अधिकार होना चाहिए, धार्मिक स्थलों पर जाने का अधिकार भी होना चाहिए और साथ साथ धार्मिक आयोजन करने का अधिकार भी होना चाहिए। लेकिन वो कोई भी धर्म हो, वो संवैधानिक मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। उससे किसी दूसरे को, व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे ये करने वाले किसी भी धर्म के लोग हों। तो मेरा मानना ये है कि इससे आम जनता को या किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। और हम सब लोग भारतीय हैं। भारत जो है सिर्फ दीवारों से मिलकर नहीं बना, भारत जो है दिलों से मिलकर बहुत सारी बलिदान दे के देश बना है। अंग्रेजों से आज़ादी एक दिन में नहीं आई, लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं देश के साथ। उनकी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने आज़ादी क्यों चाहिए थी। अगर आज भी आज़ादी जैसा अवसर नहीं मिल रहा है या आज़ादी जैसा माहौल नहीं, तो ये हम सबके लिए चिंता का विषय। सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए और अपने देश के और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। यही सरकार की ड्यूटी है। चंद्रशेखर जी, लास्ट सवाल मेरा है, हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहे हैं, आप वहाँ पर लगातार जा रहे हैं, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आप? क्या फिलहाल वहाँ पर? देखिए, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी जेजेपी गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है। सेंटर के दोनों पार्टियों को रिजेक्ट जनता ने किया है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस के देखे, 10 साल बीजेपी के देखे। और दोनों ही सरकारों में आम जनमानस, चाहे किसान हो या नौजवान हो या महिला, सब लोग परेशान रहे। और लेबर का तो हाल बहुत बुरा है, कई जगह से जाके बाहर रोजगार करने की कोशिश करी। जबकि हरियाणा धीरे धीरे समृद्ध हो रहा है, क्योंकि वहाँ समृद्ध प्रदेश इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान जो हैं वहाँ जो एक जो है पैरेलल इकोनॉमी, किसान जो है जो गांव से चलती है, वो एक उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं किसानों का धन्यवाद करूंगा और किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले और न्यूनतम वेतन निर्धारित हो गया, ये लागू हो। इसलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जनता की समस्या को सुने और किसान, कमेरों को और नौजवानों को, महिलाओं को जो उनकी समस्या, उन पर ठोस कार्रवाई हो और जनहित के मुद्दों पर राजनीति हो, ना कि धर्म के मुद्दों पर राजनीति। आप लोगों ने एक बात उठाई थी कि न्यूनतम जो मजदूरी दर है वो बढ़नी चाहिए, उसको लेकर आपने कई बार संसद में भी ये बात उठाई। आज वो जो 1 अक्टूबर से जो है बढ़ने जा रही है, क्या आप कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने 29 जुलाई को पार्लियामेंट में मांग उठाई थी
क्योंकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो जो जनता की समस्या है वो हम पे आसानी से आती है। 300-400 रुपए की जो दैनिक मजदूरी महिलाओं को, पुरुषों को मिलती है, उसमें घर का सम्मान से जीवन जो है व्यापन करना आसान नहीं। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी कि 700 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। और सरकार ने अब हमारी मांग को कंसिडर करते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हमने दिल्ली में किया था और सरकार ये समझती है कि ये मांग नीचे तक जा रही है, लगातार मैं इस पर मांग उठा रहा था, तो सरकार ने न्यूनतम वेज जो है कल निर्धारित किया, उसमें बदलाव किया है और लगभग 783 रुपये जो है अनस्किल्ड जो है जो लेबर है उनके लिए 783 रुपये न्यूनतम वेतन किया है। मैं सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है, लेकिन मैं समझता हूँ ये तभी सरकार का धन्यवाद इसमें हम लोग कर पाएंगे जब सरकार इसको सख्ती से लागू कराए, प्राइवेट सेक्टर में भी, क्योंकि वहाँ पे भी कर्मचारी काम करते हैं, और सफाई कर्मचारी जो है, जो ठेकेदारी 7,000, 10,000, 11,000 पे जो है मजबूरी में गटर में उतरना पड़ता है वहाँ भी, और साथ साथ जो आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, ग्राम सेवक और तमाम तरह से जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर, उसमें भी इसको लागू कराए। सख्ती से कानून बनाना और उसको लागू ना कराना, तो कानून बनाने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये लागू हो और इसका लाभ आम आदमी को मिले। लगातार हम इस मांग को उठा रहे थे। खेतों में जो लोग मजदूरी करते हैं, मैं जब गया देहात में, मैंने इसलिए उठाई कि मुझे उन्होंने बताया कि 250 रुपये में काम करना पड़ता है, 200 रुपये में काम करना पड़ता है 8 घंटे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है समान काम समान वेतन। जितना भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम है वहाँ समान कार्य के आधार पे अगर आपकी जो है योग्यता बराबर है तो समान कार्य समान वेतन आपको मिलना चाहिए, जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वालों को वो नहीं मिल रहा। इसमें एक ऑर्डर भी है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो जगजीत बनाम में वो ऑर्डर है। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सरकार ने लागू नहीं किया, उसको भी लागू करना चाहिए। साथ साथ मनरेगा तक इसका लाभ मिलना चाहिए। मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि उनको भी मिनिमम 783 रुपये वेतन मिले, जिससे कि 20,000 रुपये मंथली घर में आए और वो अपने बच्चों को और अपने परिवार को सहसम्मान जिंदगी दे सके। आप क्या मानते हैं, जिस तरह से हर तरह से प्राइवेट चीज़ें होती जा रही हैं, तो क्या उस तरह से जो आपने काम किया है उस सेक्टर में वो उनको लाभ मिल पाएगा? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे हमने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग की थी पार्लियामेंट में, मैं इसमें बिल भी लेके आया था। उन्हीं चीज़ों को सरकार समझ रही है कि कल इस पर बहुत बड़े आंदोलन होंगे और एक जन समर्थन चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में तैयार होगा। ये मेरे जन समर्थन का विषय नहीं है, ये जनता की समस्या को हल करने का विषय। हम इसीलिए जो है पार्लियामेंट में हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो तमाम तरह परेशानियां फील कर रहे हैं, हम जमीन पर रहते हैं तो हमें पता है उनकी समस्या क्या है। इसलिए मैंने ये मांग उठाई थी और सरकार इसको सख्ती से लागू कराए और अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ मिले, गांव में रहने वाले किस मजदूर को भी और कंपनियों में काम करने वाले वर्कर को भी। कहीं 7,000 रुपये, कहीं 8,000, 10,000 रुपये, 12-12 घंटे काम ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वालों से 15-15 घंटे काम ले रहे हैं और वेतन क्या दे रहे हैं, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। तो ये सख्ती से लागू होगा, तभी इसका लाभ अंतिम व्यक्ति को मिलेगा, तभी ये महसूस होगा कि सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर और जो चुनाव है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं किया। सरकार की मंशा आम लोगों को लाभ देने की, और सरकार ने हमारी मांग से सरकार घबराई है। उनको एहसास है अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो इसके बाद फिर बड़ा आंदोलन होगा।